वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। शहरे इक़्तिदार में सियासी हलचल में शदीद तेजी है। आखिरकार ऑपोजिशन जमातों ने वजीर आजम इमरान खान को हटाने के लिए अमली कदम उठा लिया है। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आजम ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। ऑपोजिशन का दावा यह है कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और इस वक्त उनके पास 197 से 202 अरकान असम्बली की हिमायत मौजूद है। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए पूरा एतमाद हैं। साथ ही पंजाब की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। जहां पहले जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार की तब्दीली का मुतालबा किया गया था, अब इसमें बड़ी पेशरफ्त सामने ये आई है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने अलीम खान को वजीर आला बनाने की मुखालफत की है और कहा है कि वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही को मुंतखब किया जाए। ये तजवीज़ उनकी जानिब से सामने आई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कराची से इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जहां डी चौक में जलसा किया जा रहा है, जिसमें पीडीएम की क़यादत भी शिरकत कर रही है। ऐसे शदीद गर्म सियासी माहौल के हवाले से हाल ये है कि क्या ऐवान का वजीर आजम पर एतमाद बरकरार रहेगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद, हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊँगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो ये दावा किया गया है कि 172 से ज़ायद वोट पड़ेंगे, कह रहे हैं कि 202 के करीब जो है वो अरकान असम्बली की हिमायत भी हासिल है, आपको लगता है कि ये हो पाएगा? देखिए, अब दोनों तरफ के दावे तो सुनना पड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो पूरा खेल 172 का है। 172 जो ले आएगा वो जीत जाएगा। अब कौन ला सकता है ये तो उसी दिन मालूम होगा जब आप हेड काउंट करेंगे आप। तो इस मौके पर तो अभी कुछ नहीं कर सकते। वाकई बहुत गर्म सूरत हाल है, बहुत ऐसी सूरत हाल है कि जो आमने सामने की आंखों में आंखें डाल के सब बैठे हुए हैं। आज की तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत प्रिसाइज थी, उन्होंने बहुत कॉम्पैक्ट जवाब दिए, कोई ज़्यादा बातें नहीं की और अपने कार्ड्स को, अपने शतरंज में बिछाई कार्ड्स को सीने से लगा कर रखा, खोला नहीं। जबकि आज हुकूमत के जो कैंप हैं उनमें बहुत दौड़ भाग दिखने में आ रही है। वो सही आ रही है क्योंकि दरअसल अलीम खान ने और जहांगीर तरीन ने एक सुनामी उठा दिया है। ये तो खैर ठीक है, तहरीक अदम एतमाद ये आ जाएगी, पेश भी हो गई है, काउंट भी हो जाएगा, लेकिन ये जो मसला है उस्मान बुज़दार वाला, ये बड़ा ख़तरनाक मसला हो गया है और इसका असर पड़ेगा तहरीक अदम एतमाद पर भी आगे चलकर। अब फवाद चौधरी साहब भी और गवर्नर इस्माइल साहब भी, ये सब लगे हैं, मुख्तलिफ पेशकशें की जा रही हैं, लेकिन वो बहुत टिके में इस बात के ऊपर कि माइनस उस्मान बुज़दार कोई बात नहीं हो सकती। और दोनों ग्रुप, जहांगीर तरीन भी और अलीम खान शामिल तो उस पर हो ही गए, लेकिन बाद दोनों तरफ का बयान अभी फिर आया है कि माइनस उस्मान बुज़दार बात हो सकती है कुछ नहीं। उनका मसला फ़िलहाल मरकज़ नहीं है, फ़िलहाल पंजाब है और अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो इमरान खान साहब को बहुत सख्त नुकसान पहुँचेगा। अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो वो रास्ता जो तब्दीली का मरकज़ का है वो और खुल जाएगा। मेरा ख़्याल है कि अभी इमरान खान साहब इस मूड में नहीं है कि वो बुज़दार साहब को हटाएं। उन्होंने ये भी कहा है, कोट हुआ है उनसे, कि बुज़दार के ख़िलाफ़ वो लोग हैं जो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स है, खासी सख्त है। इत्तलात ये वफाक़ी वज़रा भी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें सीनियर वज़रा भी शामिल हैं। लेकिन देखना ये कि प्राइम मिनिस्टर किस तरफ अपना पल्ला डालते हैं। फ़िलहाल लगता है उस्मान बुज़दार अभी उनके करीब हैं और तहरीक अदम एतमाद जो है वो 14 दिन में ग़ालिबन मेरा ख़्याल है ज़ेर बहस आएगी। देखते हैं क्या होता है। स्पीकर का भी इसमें बड़ा अहम किरदार होगा कि स्पीकर साहब क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें जो इल्ज़ाम आता है आ रहे हैं, शायद बाद में बात करेंगी। अफसोसनाक इल्ज़ाम आते हैं वो। सही जैना साहब, इस प्रोग्राम में 12 एनालिस्ट के दरमियान ये तकरार होती रही है कि अदम एतमाद आएगी, अदम एतमाद नहीं आएगी। बहरहाल ये तहरीक जमा करा दी गई है। अब इस सारी सिचुएशन में इत्तेहादियों का क्या रोल देख रहे हैं आप? इत्तेहादी किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लाजमन आज जो उन्होंने अपने एतमाद की तहरीक जमा करवाई है, बड़ी हद तक बावर किया जा सकता है कि उनको काफ़ी एश्योरेंसेस होंगी और उनके पास नंबर्स किसी हद तक पूरे होंगे
और तभी ये तहरीक जमा कराई, वरना हम शुरू से कहते रहे कि इनके पास अगर नंबर्स पूरे होते तो ये इंतजार ना करते। तो अब उन्होंने तहरीक जमा कराई है तो मेरा ख्याल है कि नंबर्स उनके पास पूरे होंगे। फिर हमें क्रैक्स भी नजर आते हैं इनकी अपनी पार्टी में। अगर इनके अपनी पीटीआई की अपनी पार्टी के लोग अगर इस तरह रिवोल्ट ना करते तो इत्तेहादी भी लगे रहते। मुझे अब शक है कि इत्तेहादी भी शायद साथ छोड़ जाएं, क्योंकि जब आपके अपने लोग साथ छोड़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि ये कश्ती डूबने वाली। तो मैं हुकूमत बड़े कॉन्फिडेंटली कह रही है कि जी नहीं हम नहीं जा रहे कहीं, वो मुझे नहीं समझ लग रही कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जब आपकी अपनी सफ़ों में क्रैक्स नजर आते हैं तो बाहर के दुश्मन भी फायदा उठाते हैं और आपके इत्तेहादी भी लाजमन उस चीज से नाला होंगे, खैफ होंगे कि आप अपने ही लोगों पे कंट्रोल नहीं रख सकें। पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप का किस्सा हमेशा ही ये एक मुतनाज़ा रहा। हम लोग सब क्रिटिसाइज करते रहे कि उस्मान बुज़दार से क्या ऐसी तवक्कुआत हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने लगा के रखा हुआ उनको, लेकिन गालिबन पीछे वजह यही थी कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाएं तो फिर लगाएं किसको, क्योंकि उसके जो कैंडिडेट्स हैं जो उसके लिए उम्मीदवार थे वो बहुत ज्यादा हैं। वो कम से कम मेरे नॉलेज में 3 थे और उनमें अलीम खान जो है ये बहुत ही कीन था। शुरू में इसको ख्याल था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन इसके ऊपर नैब के केसेस थे और इसको आज गिला शिकवा भी यही है। ये चीफ मिनिस्टर ना भी बनता तो तब भी वो नैब का केस जो इसका चला, जो गालिबन अभी पेंडिंग है, वो इसके लिए खासा झटका था कि हुकूमत में होते हुए मेरे ऊपर नैब का केस कैसे चला। उसके बाद से वो लगातार नाराज था। लेकिन आप देखिए कि मौका परस्ती की एक इंतहा है कि वजारत भी उसके पास रही और वो बोला नहीं। और अब जब हुकूमत के ऊपर एक उस्ताद आई तो आपने देखा कि सबसे पहले, और यही एक हमारी सियासत में गंदगी है कि लोग मौका परस्ती से फायदा उठाते हैं। और ये आज बिल्कुल साबित हो गया कि जो पीटीआई में उस वक्त लोग जंप करके आए थे, जो शामिल हुए थे, जिनको घेर के लाया था जहांगीर तरीन, वो आज इनको भी छोड़ रहे हैं। वो पहले और पार्टियों को छोड़ के आए फिर इनको, और यही सियासत में हलचल रहेगी। ये जब जाएंगे इनको दूसरी पार्टियां बिल्कुल वेलकम करेंगी, क्योंकि वहां भी कोई ऐसे कोई असूली सियासत तो है नहीं। वहां भी जरूरत होगी कि आगे हुकूमत बनानी है, गिराना है, आगे बनाना है, तो वो उधर जाएंगे, फिर वहां भी यही खेल होगा। तो ये तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। बहरहाल इस वक्त ऑपोजिशन निस्बतन मजबूत नजर आ रही है और लगता यही है कि उनके पास नंबर मौजूद हैं और वो शायद इस हुकूमत को डिसीट कर। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जितना सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है, ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो दोनों तरफ से काफी जिसे कहते हैं कि वो हाई नजर आ रहा है। ऑपोजिशन कहती है कि जी हमारे पास बंदे पूरे हैं, दूसरी तरफ से खान साहब ये कहते हैं कि हम ऑपोजिशन को ऐसे गिराएंगे कि ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से आखिर कोई घबरा भी रहा है, और अगर घबरा रहा है तो फिर कौन घबरा रहा है? मेरे ख्याल में हुकूमत घबराई हुई है, क्योंकि दरारें हुकूमत की सफ़ों में हैं, टूट फूट हुकूमत की सफ़ों में है, बगावत हुकूमत की सफ़ों में है, नाराज़ लोग हुकूमत की सफ़ों में हैं। और वज़ीर आज़म के लहजे से और उस लहजे में जो तलखी है और उसमें जो घबराहट है वो नज़र आ रही है, उनकी बातचीत से भी नज़र आ रही है, जलसे से भी, मलसी के जलसे से भी नज़र आई है। और फिर ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड है, हमें बड़ा, तो ये घबराहट ही है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है कि अब आप क्या कहें, किसको कहें। कल तक जो लोग इस अपोजिशन को नाअहल कहते थे, कैसे ये अपोजिशन इस हुकूमत को गिराने की पोजीशन में आ गई, और जो गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन की बातें थीं, कैसे अदम एतमाद पेश हो गई। और इसी शो में लोग कहते थे कि कभी पेश नहीं होगी, आ ही नहीं सकती है। तो मैं आपके सामने कहता था कि ये आएगी भी और इसकी कामयाबी के भी बहुत कवी इम्कानात हैं। आज तो जनरल साहब ने भी कहा है कि इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं, तो मेरा ख्याल है जनरल साहब के कहने के बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती बीच में। अगर जनरल साहब को इसकी कामयाबी का यकीन हो गया, फिर तो कामयाबी रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गई। चलिए ठीक है अंबर, हुकूमत की तरफ से एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि सारी साजिश में गैर मुल्की हाथ है। क्या आपके ख्याल में ये तासुर दुरुस्त है या इस इम्कान को रद्द किया जा सकता है? मैं इसमें समझती हूँ कि ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश की बातें हो रही हैं, ये तभी होती हैं जब आपको खौफ होता है कि आपके खिलाफ जो वार किए जा रहे हैं वो संजीदा है, वो कामयाब
हो सकते हैं। मुझे अभी तक याद है जब पैनामा केस आया था और जब उसका फैसला भी हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कई रहनुमा, मुझे याद है उस वक्त मैं टीवी शो भी कर रही थी, तो वो यही बात करते थे कि कुछ बैनुल-अक़वामी साजिश है सीपेक की वजह से। तो मुझे तो एक वही इशारा मिल रहा है, वरना अगर ये वाकई कोई बैनुल-अक़वामी साजिश होती, और मैं देख रही थी आज जैसे मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी रहनुमा ट्वीट कर रहे थे जिसमें यूरोपियन यूनियन का झंडा था, जिसमें अमेरिका का झंडा था, यानी कि मगरबी ताकतों पर इशारा किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर वाकई ऐसा है तो ये जो साजिश है, वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके पास इंटेलिजेंस भी होती है, रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो इसकी जो सबूत हैं वो सबके सामने पेश करें और जो सफ़ीर हैं उनको फिर यहाँ पाकिस्तान से निकाल दें, अगर वो इस किस्म की साजिश, ताकि एक पैगाम जाए उन मगरबी ममालिक तक कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं समझती हूँ कि एक सियासी बयान है जो मकबूल भी होता है अवाम में, वो बिल्कुल मानते हैं हमेशा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स होती है, जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है, वो इन मकबूल नारों की बुनियाद पर बहुत चलती है। तो ये एक इशारा है कि इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत और इमरान खान साहब अब कमज़ोर तस्वुर कर रहे हैं। आगे अगर हट गए तो फिर उनको एक मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि मुझे इसलिए निकाला क्योंकि बैनुल-अक़वामी साजिश थी। हर कोई वजह ढूंढता है। और दूसरा, क्योंकि अगर वाकई होती तो इस पे सिर्फ बातें नहीं होती, कोई सबूत पेश किए जाते, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से जब करप्शन की बात हो रही थी तो बहुत लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी टीटीज के हवाले से वगैरह वगैरह। इस पे सिर्फ बयानबाजी है, मैं इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेती। एक और मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें, क्योंकि हमें ऐसे भी मालूम है कि रिजीम चेंज के हवाले से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं फ़ॉरेन, उसमें उनका किरदार भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप ये देख लें कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है तो वो चीन के वो भी बहुत करीब हैं, अगर उनकी हुकूमत आने वाली हो या ना हो। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो उन्होंने ईरान के साथ भी कोशिश की वगैरह वगैरह, चीन के साथ पीसीपीए की एक इब्तिदा जो मुलाकात थी वो भी रखी। तो मैं कहूँगी कि आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ज़ुनैरा, आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो अपनी अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पा लेगी? मुश्किल लगता है, बिकॉज़ जो शुरू दिन से पुरएतमाद साथी थे, हम कल भी प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे, वो लोग जिन्होंने जेन्युइनली यहाँ तक पहुँचने में खान साहब के साथ एक वो जमहूरी रोल प्ले किया जो पॉलिटिक्स में किया जाता है, वो कहीं दूर रह गए। और ना सिर्फ वो दूर रह गए, उनको दूर किया गया, उनको टारगेट भी किया गया कुछ ख़ास लोगों की वजह से। अब बिकॉज़ एक ऐसी सिचुएशन पे सब कुछ कन्वर्ज कर रहा है जहाँ पे सारे समझते हैं कि अपने अपने ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर किए जा सकते हैं और अपने अपने स्कोर सेटल किए जा सकते हैं, तो वो सारे खुल के मैदान में आ गए हैं। अलीम ख़ान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बहुत नपी तुली थी, उसके बावजूद वो बहुत कुछ कह रही थी बियॉन्ड द कंटेंट। अगर चीज़ें देखी जाएं, जो लोग उनको जानते हैं, तो ही फर्मली बिलीव्स के उनको नैब में उनके अपने लोगों ने ही भिजवाया। इसी तरह जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस करके ये साबित किया गया कि हम सिर्फ अपोजिशन के लोगों को नहीं पकड़ रहे, हम तो बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हमारे अपने लोग भी हैं। तो लोग इसलिए नहीं होते कि आप उनका फ़ायदा उठाएं और उसके बाद उनको डिस्पोज कर दें। तो एक तो ये वो बैकलैश आ रहा है। दूसरा, एक पता नहीं अनड्यू कहना चाहिए या अनवारंटेड कहना चाहिए, जो एक ताल्लुक़ है उस्मान बुज़दार का इमरान ख़ान से। अगर इमरान ख़ान ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की खातिर वो अपनी गवर्नमेंट भी लूज़ कर दें तो इट्स नॉट अ जोक फॉर हिम, तो फिर इस पर क्या ही कहा जा सकता है, इस पर क्या तबसरा किया जा सकता है। लेकिन जो टाइमिंग है कल की अलीम ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ किसी हद तक इस बात पे आमादगी हुई थी कि सीएमशिप के लिए क्यू लीग को कंसिडर किया जाए, लेकिन जाहिर है फिर वो डिसग्रंटल्ड ग्रुप ने ये सोचा कि अगर अलीम ख़ान आपको काबिल कबूल नहीं है तो परवेज़ इलाही या मोनस इलाही कैसे आपको काबिल कबूल हो गए। तो बहुत डायकॉटमी है विद इन द पार्टी। तो मुझे लगता है कि इमरान ख़ान को इस वक्त होश से काम लेने की ज़रूरत है।
यू टर्न्स बेतहाशा लिए हैं, और मुझे तो कभी भी अगर कोई चीज़ इंटरेस्ट में हो मुल्क के तो उसमें प्रॉब्लम नहीं नज़र आती यू टर्न लेने में। गो के बार बार यू टर्न लेना और उसे जस्टिफाई करना उनकी आदत है, मैं उससे हट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। लेकिन यहाँ तो फिर मामला सर्वाइवल का है और मुल्क के सर्वाइवल का है। तो अगर वो समझते हैं कि इट इज़ वर्थ इट कि एक इंसान की खातिर चीज़ें दाव पे लगा दी जाएं तो भी मुल्क का नुकसान है, और अगर वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मेरे ख्याल है वो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, एनबीसी आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैंने जानबूझकर जिक्र नहीं किया था गैर मुल्कियात का, क्योंकि मेरे लिए नज़दीक बहुत कच्ची बात है, ये बहुत छचोरी किस्म की बात है, और ऐसी है कि जो हर हुक्मरान ने जाते हुए इस्तेमाल किया है इस जुमले को। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी कोई अवामी तहरीक सामने आई है और वो नतीजे के करीब पहुंच रही होती है तो हुक्मरान यही कहता है कि इसमें गैर मुल्की हाथ है। अब अगर गैर मुल्की हाथ है तो आ जाए, बिल्कुल सही कहा हम बढ़ने के सबूत ले आए, सबूत पेश करने में ये भी नहीं कहता। मैं आपको एक छोटा सा सीधा रास्ता बताता हूँ कि आप रेफरेंस तैयार करें कि इनके पीछे गैर मुल्कियात है, इनको गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, गैर मुल्की क़ुव्वतें मेरी हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे और रेफरेंस फाइल करनी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत आसान तरीका है, आपके पास जय्यद वकील हैं, आला वक्त दिमाग हैं आपके पास, उनको लगा दें इस काम के ऊपर और फैसला लेके आ जाएं। ये तमाम पार्टियाँ बंद हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी तमाम पार्टियाँ, बहुत आराम से ये कर लें, वरना आप गलत हैं, वरना आप गलत हैं। आप गिलरी से खेल रहे हैं, अब आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक, मुजम्मिल साहब, जनरल साहब का कमेंट ऐड कर लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। एक सेकंड जी जनरल साहब। देखिए, बात यह है कि किसी गैर मुल्की कुव्वत का हाथ है या नहीं, एक चीज मुसल्लमा है कि जब भी आपके अंदरूनी तौर पे आपका इत्तेहाद खत्म हो जाता है और एक कलफशार या इंतशार के शिकार होती है आपकी सियासत, तो आपके दुश्मन फायदा जरूर उठाते हैं। आप भारत को देख लीजिए कि उसने कभी कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां उसने पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश न की। इंतशार फैलाने में वो भी शरीक हो सकते हैं, ये कोई और भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के इशूज जो अमूमन आपको फॉरेन ऑफिस पे छोड़ने चाहिए कि वो उसकी लैंग्वेज अपनी रख के वो ये करें। यहाँ जो डिफाइंस है हमारी, ये जलसों में आती गई और ये कभी भी किसी सुपर पावर को ये हजम नहीं होगा कि आप उसको इस तरह आप हैं क्या, मतलब आप एक कर्जों पे जीने वाली कौम, और अगर वो आप इस बुरी तरह आंखें दिखाएं किसी को, और अगर आप अपने अल्फाज के चुनाव में भी मोहतात ना हो और उनको कहें कि जी हम आपके कोई गुलाम है, तो इनके बैकलैश भी हो सकते हैं, ये चीजें कभी खुलें। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इसमें जो मुझे बड़े मुस्तनद लोगों ने, साथियों में से बताया है कि पैसे की बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई। यहाँ कहा गया है कि जिस किस्म की ऑफर्स हमने की हैं वो इनकार कोई कर ही नहीं सकता। अब ये भी चीजें जो है वो साबित करना मुश्किल है, अगर कोई पैसा वसूल कर रहा है दुबई में या कहीं और, तो आप कैसे साबित करें। लेकिन हमारी तारीख मौजूद है, और जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के फिर पार्टियों में आते हैं या ये के बाद में पार्टियां बदलते हैं, लाजमन कहीं उनमें कोई खराबी ऐसी है जो वो अपनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू को खोना नहीं चाहते, वो रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि असल चीज ये है कि हम अपनी सियासत को ऑब्जेक्टिवली देखें, इसको ठीक कैसे करना, कि मुल्क के मुफाद में तो ये चीजें नहीं है जो हम सुन रहे हैं। ठीक है, मुजम्मिल साहब। देखें, मैं ये समझता हूँ कि आज मरकज़ में अदम एतमाद आ गई है, तो अगले 1 या 2 दिन में, 3 दिन में पंजाब में भी अदम एतमाद मूव हो जाएगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई है तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नहीं आएगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल डील हो रही है उसमें पंजाब साथ नथी है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार इकट्ठे ही जाएंगे, इकट्ठे ही आए थे, और ये बात इमरान खान को पता है कि अगर वो इस वक्त अलीम खान को चीफ़ मिनिस्टरशिप ऑफ़र भी कर दें तो वो उन्हें चीफ़ मिनिस्टर बनवा नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर चौधरी दूसरी तरफ चले जाएंगे, और अगर वो चौधरियों को दे दें तो अलीम खान दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये एक शह मात वाली सिचुएशन है इमरान खान के लिए कि उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपोजिशन ने अगर अपनी मरकज़ की अदम एतमाद को कामयाब करना है तो उसको पंजाब में भी अदम एतमाद लानी है। सिर्फ 2-3 दिन का गैप इसलिए रखा जाएगा ताकि पहले ऊपर वोटिंग हो जाए, फिर नीचे वोटिंग हो, और जो पॉलिटिकल डील है वो एक्सरसाइज हो सके। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत के उस तासुर की जो कि ये कह रहा है कि शायद इसमें इस सारी साजिश में गैर मुल्की हाथ है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? गैर मुल्की हाथ से रिलेटेड बात करना चाह रही थी मैं। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट हर 10 इयर्स के बाद डी क्लासीफाई कर देता है अपना सारा क्लासिफाइड मटेरियल। कौन से कंट्रीज़ में क्या क्या वो करते रहे और कौन कौन सी उन्होंने टारगेट्स अचीव किए, कहाँ पे फेलियर्स थे, वट एवर इट इज़, वो उसे डी क्लासीफाई कर देते हैं और वो पेपर्स फिर रीडेबल होते हैं फॉर अ कॉमन मैन। आई विश कि हमारे मुल्क में भी ऐसा होता अगर, तो पता ये चलता कि इस वक्त जो पावर गेम है वो इतने 1% लेवल पे है, टॉप पे, कि नीचे कई लोग जो समझते हैं वो बहुत करीब हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में या और जगहों पे आना जाना है, उनको चीज़ों का पता है, चीज़ों का नहीं पता। जिस हद तक ब्रोकरिंग हो रही है, जिस हद तक चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं जस्ट फॉर पावर शेयरिंग, उसमें अगर कोई लूज़र है तो वो सिर्फ अवाम है, वो सिर्फ हम है। हामिद मीर साहब का जिक्र किया कि ही इज़ बैक, तो उनको जाने की नौबत क्यों आई थी? द थिंग इज़, द बिगर क्वेश्चन इज़। फिर कहा ये जा रहा है एम्पायर न्यूट्रल है, तो एम्पायर न्यूट्रल नहीं है, अभी भी नहीं है, और थोड़े दिन गुजरने दें ये सब लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं था। तो चीज़ें इतनी आर्टिफिशियल हैं, स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रही हैं, बोला कुछ जाता है, हो कुछ रहा है। सेल्फ सेंसरशिप कोई आज की नहीं है, कोई पिछले 10-15 साल की है, कोई आज तो शायद बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, शुरू तो कब की हुई भी है। तो बेसिकली मेरे ख्याल है स्मोक स्क्रीन है, और जब आपको चीज़ें सेटल होती नज़र आएगी तो समझ ये आएगी कि जिसको जो चाहिए था उसे वो मिल गया, सिवाय उस चीज़ के जो पाकिस्तान की चीज़ें वेस्ट हुई, गलत डायरेक्शन में गई, उसके ऊपर किसी ने कौन सा यू टर्न लिया, कौन सा नहीं लिया, कौन सी गंदम वापस आ गई, कौन से नुकसान पूरे हो गए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जिसको जो चाहिए होगा बस उसे वो मिल जाएगा। ठीक। जी अंबर जी, मेरा पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैं एक बात जुनैरा से बिल्कुल अग्री करती हूँ, इत्तफाक करती हूँ कि जिस तरह से बाहर के मुल्कों में हम उनकी तनकीद तो बहुत करते हैं कि वो मुनाफ़क़त करते हैं, लेकिन वहाँ इस किस्म की जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है 25-25 साल बाद अवेलेबल होती है, लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं बैनुल अक़वामी साजिश के हवाले से बात करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ क्योंकि सियासत में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें होती हैं जिनको अकाउंटेबल हम नहीं ठहरा सकते, वो सामने नहीं आते, इस वजह से लोग साजिशों में यकीन भी रखते हैं और इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है सियासी तौर पर। मैंने इससे पहले कहा था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर जो वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी वज़ीर आज़म हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो अपना एक जलसा हो, सियासी जलसा हो, अपनी डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिटिक्स को, खारजा पॉलिसी को बीच में लाना, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बेशक आप कह सकते हैं कि अगर यूरोपियन ममालिक की जो प्रेस स्टेटमेंट थी वो ज़्यादा थी और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको एक तरीके से हैंडल करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये आप बेसिकली अपनी खारजा पॉलिसी जो मुल्क की है उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की नज़र कर रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, देखिए जो भी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान के पास अब कोई ऐसा अमल नहीं रहा या कोई कार्ड ऐसा नहीं है कि वो कोई सरप्राइज दे सकें, ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त लगती है, लेकिन सरप्राइज हो भी सकता है। सरप्राइज ये हो सकता है कि ये अलीम खान एंड कंपनी अल्टीमेटली जो भी है ये अपनी ही पार्टी को वोट दें, पीटीआई को वोट दे दें, और दूसरी तरफ कुछ लोग पहले की तरह जैसे होता रहा है जीएलयूआई से और पीपल्स पार्टी वगैरह से वो अंदर से वोट दे दें, जो जिसका कोई जिक्र नहीं, कहीं बात नहीं। कुछ क्लेम बाज लोग करते हैं इनके पीटीआई के कि हमारे पास भी कुछ लोग हैं दूसरी पार्टियों के, तो ये सरप्राइज हो भी सकता है क्योंकि यहाँ की सियासत चूंकि है टोटली मफादात पे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसको थोड़ा इग्नोर किया उसको उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं मिला जी, वो इस मौके पे अपना बदला निकाले। तो इस वजह से यहाँ में कुछ अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी मौजूद है। सही, ठीक है। एनबीसी, हाँ, मैं जरा मोहतात इसलिए था कि इधर जाता है परवाना या उधर आता है परवाना, ये तो उसी रोज़ मालूम होगा कि किसने अंदर से चाकू मारा और किसने अंदर से फूल पेश किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को एक लिस्ट दी गई है और मेरे ख्याल IB ने दी है, वो 28 अफराद की, 28 PTI के अरकान की
जो हम राब्ते में हैं पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग से और JUI से, बाप वालों की लिस्ट भी एक जो दस्तयाब है, आज बात भी हुई है उसकी। तो मेरा ख्याल ये भी खेल चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने जुमला कहा है, मैं फिर वापस आऊँगा गैर मुल्की मसले पर, कि माइंड गेम चल रहा है जी। प्राइम मिनिस्टर ने शायद जलसे में खिताब करके कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश की तो नाकाम हो गया, वो कहते और अब वो हैं माइंड कि गेम मास्टर है खेल रहे माइंड हैं गेम। इल्जाम लगाकर। ठीक है, ठीक है नाजिम, एक तरफ तो तहरीक-ए-दम एतमाद का इतना ज्यादा शोर उठ रहा है, दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। ऐसे में जब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा दिया तो वजीर आजम ने बुज़दार का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, क्या वजह है, खान साहब ने क्यों कबूल नहीं किया होगा उनका इस्तीफा? नहीं, मेरी बात हुई, उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया है और उन्होंने इसको क्लैरिफाई भी किया है। देखें, इस्तीफ़ा देना, इमरान खान को वैसे तो उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जब भी चाहेंगे उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा दे देंगे, को उस्मान बुज़दार उनको डिफाई तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त इमरान खान को सूट करता है उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा। अगर इस वक्त एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि उस्मान बुज़दार रिज़ाइन कर देते हैं, तो पंजाब में अगर चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन हो तो क्या इमरान खान अपना चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट करवा सकते हैं? क्या वो अलीम खान को चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट करा सकते हैं? क्या चौधरी उनको वोट दे देंगे? क्या बाकी जो PTI के फैक्शन है जो एंटी अलीम खान है, जिनमें शाह महमूद का ग्रुप है और ग्रुप्स हैं, वो अलीम खान को वोट दे देंगे? 3-4 धड़ों में तकसीम है PTI इस वक्त पंजाब में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के लिए कोई सेंसिबल मूव होगी कि वो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा लेके पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन कराएं और पंजाब उनके हाथ से निकल जाए उनके इक़्तिदार जाने से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले। लिहाजा मैं नहीं समझता उनसे कोई इस्तीफ़ा मांगा गया है या उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया है। सियासी सूरत हाल पर बात हुई होगी। इस वक्त यही है कि उस्मान बुज़दार को भी खड़े रहना है और इमरान खान को भी खड़े रहना है और फेस करना है। मैंने कहा कि पंजाब में भी अदम एतमाद आएगी, क्योंकि अगर मरकज़ में कोई वोट लेने हैं अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उन लोगों को पंजाब में ओब्लाइज करना है, तो पंजाब में अदम एतमाद नहीं करेंगे तो उनको रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? ठीक है, आपका चाहे वो चौधरियों से लेने हैं, चाहे वो अलीम खान से लेने हैं, कहीं से भी लेने हैं, तो उसको पंजाब में रेसिप्रोकेट करना है। तो पंजाब में तो अदम एतमाद लानी पड़ेगी। टाइमिंग ऑफ डेज की बात है। आपके ख्याल में पंजाब में अदम एतमाद लानी पड़ेगी? आपका पॉइंट अगेन। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। NBC, तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? ये सट्टेबाजी करा रही है मुझसे आप, मेरा कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हुकूमत यकीनी तौर पर बहुत कमज़ोर रास्ते पर है। उसकी पगडंडी में बड़ी रुकावटें हैं, और जबकि अपोजिशन जो है उसका रूट बहुत सीधे चल रहा है। ठीक है जनरल साहब। जी, बज़ाहिर लगता है कि कामयाब होगी, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सबमिट भी करते इसको, तहरीक को उन्होंने किया तो लगता है कि हो जाए। जी जुनैरा। नहीं, आपके कहने पे मैं हाँ या ना तो नहीं कहूँगी, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। ये ज़रूर है कि कार्ड्स इस वक्त दोनों के पास हैं, जो बेहतर प्ले करेगा वही सर्वाइव करेगा। खान साहब विद द एग्जिस्टिंग माइंडसेट लाजमी लूज करेंगे, उन्हें कोई चेंज चाहिए इस वक्त। ठीक, अंबर। संजीदा कोशिश थी और संजीदा खतरा है हुकूमत को, और इस वक्त मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत इससे ज्यादा कमजोर इस 3.5-4 साल में इससे ज्यादा नजर नहीं आई। ठीक, मुजम्मिल साहब। मुझे लगता है ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और इसके बाद पंजाब में भी कामयाब हो जाएगी। ठीक है नाज़रीन, ये तो थी हमारे इसकी राय। और सोशल मीडिया पर सारफीन से जब हमने यही सवाल पूछा कि क्या तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नहीं, तो 50% लोग ऐसे थे जिनका मानना यह था कि जी हाँ, तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, जबकि 50% लोग ही ऐसे थे जिनका मानना यह था कि तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।